दोस्तों नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप ही का दोस्त मयूर जानी। और कोई खबर नहीं है, लेकिन खबर से थोड़ी ज्यादा बड़ी चीज है ये। हम थोड़ा इस मामले में बात करेंगे क्योंकि जिस तरह से चाइना जो है वो हम पर जो है वो एक तरह से अपना पंजा जो है वो फैलाने की कोशिश कर रहा है। अभी आपने सुना होगा कि अरुणाचल प्रदेश के कुछ 11 क्षेत्रों का नाम उन्होंने बदल दिया और हम कुछ कर नहीं पा रहे उसमें। हम बहुत जो है लूला एक बड़ा हैंडीकैप सा एक आंसर दे पा रहे हैं। हमारा कुछ हो नहीं रहा उसमें। हमारी जो है वो आवाज उतनी बुलंद नहीं हो रही उस मामले में। तो हम सोच रहे थे तो हमको याद आया, कह रहे भाई 2011 में जब ये जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उस समय हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे नरेंद्र मोदी साहब, तो वो 2011 में जब मुझे ठीक से अगर याद है तो 8 नवंबर 2011 में वो बतौर मुख्यमंत्री चाइना के जो है वो प्रवास पे गए थे। और ऑब्वियसली उनको एक्सटर्नल अफेयर से उसकी परमिशन मिली हुई थी, क्योंकि वहां उस समय क्या था कि ना अमेरिका उनको वीजा नहीं देता था या कोई और भी नहीं देता था, पर चाइना को कोई तकलीफ नहीं थी। तो चाइना वो चले गए 8 नवंबर 2011 को। वहां पे जाके उन्होंने, मैं आपको कुछ दृश्य भी दिखा, तो आप देख लीजिए दृश्य को। ये सब दृश्य है, इसको आप देखिए। ये जो है वहां गए और वहां पे उन्होंने जो है कुछ ये सब सांस्कृतिक आदान प्रदान ये सब किया और कुछ दिन रहे वहां पे। और रहने के बाद जो है फिर वो गुजरात वापस आए। बड़ी मजेदार बात यह है दोस्तों कि जब वो गुजरात वापस आए उसके बाद क्या हुआ, तो उन्होंने यहाँ जो मीडिया है उनसे बात की। तो बात की वो ये है। और मैंने देखा कि मैं यहाँ जब वापस आया तो पिछले 2 साल से लड़के जेल में थे। कभी भी हिंदुस्तान के एम्बेसडर को उनको मिलने नहीं दिया गया था, लेकिन मेरी इस मुलाकात के बाद और मैंने देखा कि मैं यहाँ जब वापस आया तो पिछले 2 साल से लड़के जेल में थे। कभी भी हिंदुस्तान के एम्बेसडर को उनको मिलने नहीं दिया गया था, लेकिन मेरी इस मुलाकात के बाद और मैंने देखा कि मैं यहाँ जब वापस आया तो पिछले 2 साल से लड़के जेल में थे। कभी भी हिंदुस्तान के एम्बेसडर को उनको मिलने नहीं दिया गया था, लेकिन तो सुना आपने, हमने उसको रिपीट किया, हमने उसको लूप में आपको रिपीट किया ताकि आपको पता चले। अच्छा, दूसरी बात है, बीच में बोल रहे हैं ये देखिए, हमने और फिर से नया गमछा पहना हुआ है। अब वो फरियाद मत कीजिएगा कि हम वही एक ही चाहे एक सा एक वो पहन के आ रहे हैं। आपकी सुविधा के लिए, आपकी डिमांड के लिए हमने अलग अलग गमछे खरीद लिए हैं, तो एक अलग गमछा है। पर आपने वो सुना जो नरेंद्र मोदी साहब ने कहा कि वो गए, कुछ ऐसे इंडियन लोग थे जो 2 साल से वहां पे जेल में बंद थे, पर उन्होंने जब मुलाकात की फिर चाइनीज गवर्नमेंट को उन्होंने जो है परस्यू किया और कहा कि ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2 साल से इंडियन एम्बेसडर भी जो है वो मिल नहीं पा रहे थे उनको। फिर उनकी रिक्वेस्ट के बाद वो मिल पाए और फिर जो है वो लड़के छूट भी गए। मेरा सवाल ये है कि अगर इतना रसूख अगर आपका बतौर मुख्यमंत्री है, तो आप तो अब इस देश के प्रधानमंत्री हैं, तो वो कहां गया वो आपका रसूख, कहां गए आपकी पहुंच, कहां गई आपकी पैठ कि चाइना जो है लगातार हमको दबा रहा है और हम दबते जा रहे हैं। इस मामले में हमने सोचा कि भाई हमसे जो बड़े हैं, हमारे गुरु हैं, उनको ही बुला लिया जाए और उनसे पूछा जाए कि प्रभु आप समझाए कि चक्कर कहां पे है। तो हमने सोचा कि फिर हम हमारे जो बड़े हैं उनको बुला लेते हैं। तो हमने उनको बुला लिया है और आनंद वर्धन सिंह साहब है। अब इनका परिचय देने की मुझे लगता नहीं कि कोई आवश्यकता है, सब जानते हैं इनको। तो मैं ज्यादा नहीं समय व्यतीत करूंगा। अब मैं यही पूछूंगा कि गुरु आप बताइए कि जिसकी इतनी क्षमता हो 2011 में, जो एक सिर्फ प्रदेश का मुख्यमंत्री होता है और ये सब चमत्कार कर देता है कि 2 साल से ना एम्बेसडर मिल सकते थे और ना कोई उनको पूछने वाला था, वहां मुख्यमंत्री के तौर पर अब हमने दस्तावेज के साथ बात की, हम तो कोई हवा में बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है।
तो अब प्रधानमंत्री होते हुए उनका उनका वो रसूख, उनकी वो पैठ, उनका वो करिश्मा कहाँ चला गया कि चीन हम पर हावी होता ही जा रहा है और हम कुछ कह नहीं पा रहे। आप कृपया हमको ज्ञान दें बस। नहीं, मैं ज्ञान नहीं, ऐसा मैं ये इसका एक पक्ष बहुत सीरियस पक्ष है और एक पक्ष थोड़ा इन लाइटर वेन थोड़ा हंसी वाला भी है। सबसे पहला मैं जहां से शुरू कर रहा हूं, क्योंकि जब आप बात कर रहे थे और ये कहा, तो मैं जानकारी के लिए बता दूं कि वो जो हमारे एम्बेसडर साहब उस समय चीन में थे, 12 अगस्त 2009 से 14 दिसंबर 2013 तक जो एम्बेसडर साहब थे, वो सबसे कॉम्पिटेंट एम्बेसडर, जब से ये पृथ्वी बनी, जब से भारत देश बना, तब से उससे ज्यादा कॉम्पिटेंट एम्बेसडर आज तक पैदा नहीं हुआ। और वो इस समय जो अभी आजकल जी वो आजकल जो हमारे विदेश मंत्री हैं, तो अब वो इतने काबिल थे कि वो मिल ही नहीं पा रहे थे। तो ये एक तरह से कभी कभी जैसे आप मुझे एक सर्टिफिकेट दें या मैं आपको सर्टिफिकेट दूं, तो ये अपने आप एक सर्टिफिकेट मोदी जी उनको अच्छा दे रहे हैं कि बुरा दे रहे हैं, मुझे मालूम नहीं, ये तो आप डिसाइड करिए। ये जो सबसे अभी तक के सबसे काबिल एम्बेसडर साहब, जिसकी वजह से उनको फॉरेन मिनिस्टर भी बनाया गया है, ये उनकी काबिलियत थी जो जिसका खुद ही वो कर रहा है। एक दूसरा ये है कि मैंने मेरे घर में मेरे भाई, मेरे बहनोई और मेरे घर में फौज से हम लोगों का एक पारिवारिक संबंध के अलावा मेरा एक भावनात्मक संबंध भी रहा है। मेरी अगली किताब फौज पे लिख रहा हूँ। मैंने फौज को बहुत पढ़ा है और मैंने फौज को बहुत जिया भी है। मैं ये इसलिए, और मेरे जो भाई हैं और जो मेरे बहनोई हैं, दोनों लोग नहीं है। मेरा बहनोई जब सियाचिन से लौटा तो उसके बाद मतलब फौज की एक अपनी स्टोरी है और फौज को मैं एक आम अपने और आपसे ऊपर हरदम रख के उसकी बात करता हूं। ये बात मैंने आज तक मुझे एक कोई, जैसे मोदी जी जहां पढ़ते हैं तो इनका कोई क्लास फेलो नहीं रहता है, मोदी जी जहां वो रहते हैं इनका कोई टीचर नहीं रहता है, इनका कोई जूनियर नहीं रहता है, इनका कोई सीनियर नहीं रहता है। तो ये तो अजीब से विद्यालय में पढ़ते हैं, अजीब सी जगह पढ़ते हैं जहां ये अकेले रहते हैं। क्योंकि ये भी जानना जरूरी है कि वो लोग कौन लोग छूटे थे चीन की जेल से। और अगर ये बात हुई तो अच्छी बात है भाई, मतलब वी मस्ट सेलिब्रेट दिस। और हम लोगों को ये अच्छी बात है कि हमारा एक चीफ मिनिस्टर चला जाता है और एक ऐसी स्टेट से जाता है, गुजरात से, जहां पे सबसे कम भागीदारी फौज में है, और वो जाके वहां पे अगर इन लोगों की बात कराता है और फिर छुड़ा के ले आता है, तो इससे बड़ी तो कोई बात है ही नहीं। खैर, हैविंग सेड दैट, चाइना के बारे में मुझे ये लगता है कि मैं उसके व्यापारिक बात पे थोड़ा बाद में आऊंगा, लेकिन जो उसकी मूल भावना है उसको थोड़ा समझ लेना चाहिए। चाइना से हमारे रिश्ते बहुत आसान नहीं रहे हैं। चाइना से एक चीज और समझ लीजिए, जैसे लोग कहते हैं पाकिस्तान के साथ हमारा एक कंटिन्यूअस बॉर्डर है। एक बॉर्डर शुरू होता है नीचे राजस्थान से और फिर गुजरात और पंजाब और ये होता हुआ जम्मू कश्मीर तक, वो पूरा एक कंटिन्यूअस है। चाइना के साथ जब हमारा बॉर्डर है तो बीच में 3 या 4, अब उसको अगर आप देश मानिए, अब जैसे तिब्बत है, तिब्बत को हालांकि अब तो हम पार्ट ऑफ चाइना मानते हैं क्योंकि वो हमारी हम 1953 में भी मान लिए थे। अब तो और ठीक से मानते हैं कि जब उन्होंने हमारे सिक्किम को हमने लिया और वो कुछ दिनों तक उसको मानते नहीं थे, उसके बाद एक तरह से बार्टर हुआ कि भाई तुम इसको फाइनली मान लो, हम इसको मान लेंगे, कुछ इस तरह। हालांकि मान लिया गया था पहले, मैं तथ्यों के हिसाब से बता दूं वो था, लेकिन चाइना स्टिल वांटेड कि मैं उसको हिंदुस्तान फिर से करे। फिर नेपाल आता है बीच में, क्योंकि हमारा एक बॉर्डर जो है वो नेपाल बफर के रूप में बीच में आता है। फिर भूटान आता है। मैं सिर्फ कहना ये चाह रहा हूं कि चाइना से हमारा जो वो है वो थोड़ा मुश्किल वाला है। इसको एक चीज, क्योंकि मैं 2011 या 2020 पे आने से पहले दर्शकों को सिर्फ एक चीज समझाने के लिए, टाइम कम है, किसी दिन मयूर साहब के साथ अगर वो रहा तो हम लोग 2-3 सीरीज में, जैसे एक पेंडिंग, एक हम लोगों का और जम्मू कश्मीर है, उसी तरह से एक पेंडिंग की लिस्ट में ये भी डाल दिया जाए, क्योंकि कभी रहा तो जरूर हम लोग इसको करेंगे। ये चीज हरदम समझ लीजिए कि हिंदुस्तान की समस्या कहां से शुरू होती है। हिंदुस्तान की समस्या ये शुरू होती है कि जब चीन को टेक्निकली 1901 में जो वहां की राजशाही थी वो खत्म हुई और चीन में अपने उनके वो चांका, अब उनका अपना गृह युद्ध शुरू हुआ। उस समय 1912 और 13 की बात बोली जाती है, जब चीन, तिब्बत और इंडिया में, जो कि उस समय ब्रिटिशर्स का राज था, ये 3 पार्टियों ने बैठ के उसको शिमला समझौता बोलते हैं। वहां पे एक समझौता हुआ जिसपे साइन चीन के रिप्रेजेंटेटिव ने किया, इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव ने किया, इंडिया मतलब ब्रिटिश इंडिया, और उसको
हाँ ब्रिटिश इंडिया उसको बैकबोन साफ कर रहे थे जो उनके फॉरेन सेक्रेटरी थे, और तिब्बत ने किया और ये तीनों लोगों ने किया। जब ये चीन के वो वापस गए तो इनकी जो पार्लियामेंट उस समय की थी उसने उसको वेट नहीं किया, इनका कहना है वो वेट नहीं हुआ जी। अब ये मामला ऐसी पड़ा रहा, चलता रहा। 1935 में आके ब्रिटिश इंडिया के जो एक अफसर थे, अंग्रेज अफसर थे, उन्होंने कहा भाई इसकी बॉर्डर को सेटल कर देना चाहिए। तो वहां पे चीन ने ये पेच लगाया कि साहब ये जो तिब्बत है ये इसकी तो स्टेटस ही नहीं है, इसने कैसे साइन कर लिया, ये तो हमारे अधीन। और वहीं से झगड़े शुरू हुए। मैं बहुत लंबा नहीं करूंगा, मैं सीधे आ जा रहा हूं 62 में। 62 में एक युद्ध होता है। उस युद्ध में के बहुत से दृष्टिकोण हैं। हिंदुस्तान क्यों हारा, क्या हारा, उसका एक लंबी बात है, वो किसी और दिन करेंगे। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, 62 के युद्ध को सब लोग याद रखते हैं, लेकिन 62 के बाद एक 67 में भी एक, जिसको फौज स्कर्मिश बोलते हैं, लेकिन उसको एक छड़ मतलब, लेकिन इट वाज समथिंग लेस देन अ वॉर, लेस देन अ युद्ध, लेस देन अ वॉर, बट मोर देन अ झड़प। उसमें मैं इसलिए बोल रहा हूं कि उसमें जो इंडिया की तरफ से जो क्लेम किया जाता है उसमें हमारे 88 जवान शहीद हुए थे, तो वो कोई मामूली झड़प नहीं थी। और उसमें जो हम क्लेम करते हैं कि चाइना के 163 जवान शहीद हुए थे, ये नहीं, चाइना के 340, माफ कीजिएगा, मैंने जब तक आपसे मैं बात कर रहा था मैंने 50 का आंकड़ा है कुछ, हाँ नहीं, मैंने क्योंकि अपनी किताब में इसको लिख रखा है तो इसलिए मैंने उसको निकाल लिया। इंडिया में 88 और 300, तो ये झड़प से कुछ ज्यादा था। 67 वो वाली बात है जिस समय सिक्किम हमारा पार्ट नहीं था, और वहां पे मैं एक अफसर का नाम ले रहा हूं, वो तो सारे अफसर थे, उन सबका नाम लेना चाहिए लेकिन संभव नहीं है टाइम की वजह से। लेफ्टिनेंट जनरल सगट सिंह को वो जगह नहीं मिली जो उनको मिलनी चाहिए, तो उसके अपने वो है गोवा लिबरेशन का नायक, बांग्लादेश वॉर का नायक, जिसने अगर नॉर्थ ईस्ट की तरफ से अगर वो बांग्लादेश में नहीं उतरा होता तो मालूम नहीं क्या। मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। सगट सिंह ने, ये इसमें एक पिक्चर भी आई है, 2 जगह नाथुला और चोला, इन 2 जगह पे हमने सितंबर 1967 और अक्टूबर 1967, अगर मैं जितना मुझे याद है 67 की बात है, हमने ये युद्ध कह लीजिए या झड़प कह लीजिए, और हमने उनको ज्यादा पिटाई की उनकी। और एक चीज याद रखिएगा, 67 के बाद 2020 के बीच में वहां हम लोगों का नो फायर एग्रीमेंट था। हमारे यहाँ एक गोली, हमारा 2020 में जाके जब मोदी जी आए हैं तब गलवान में वो सब हुआ है, इस बीच कहीं कुछ नहीं हुआ। और आप कोई भी गूगल कर लीजिए, मेरी कोई बात नहीं, गूगल कर लीजिए 1967 थिंग, मतलब बॉर्डर स्कर्मिशन, वो आप खुद देख लीजिएगा। चाइना की हिम्मत नहीं थी हमारी तरफ आप के देखने की, क्योंकि हमने उस तरह का जवाब दिया था। अब एक चीज ध्यान देने योग्य है कि उस समय हमारा नेतृत्व कौन था। नेतृत्व हमारा कर रही थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी को मैं कंपेयर इसलिए कर रहा हूं कि 2-3 चीजें समझनी होंगी। एक चीज है कि एक तरफ नेहरू थे, नेहरू का ये था कि वो बहुत डेमोक्रेसी की बात करते थे, सबसे बात हो, पूरी दुनिया एक साथ चले, शांति हो। जब 62 का युद्ध था, तो मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि दर्शक को समझना चाहिए, 62 के युद्ध में 20 अक्टूबर को युद्ध शुरू होता है, 11 नवंबर 1962 को संसद का शीतकालीन सत्र का टाइम था, उसको प्रीपोन किया 26 अक्टूबर या 27 अक्टूबर को वो पहले हुआ। और युद्ध के साथ साथ संसद को फेस करने की हिम्मत थी उस व्यक्ति में, जो आज की तारीख में आप बताइए कि किसकी हिम्मत है। आज लोग बात ही करने को नहीं तैयार है। वो पूरी डिबेट चल रही थी, और उसी डिबेट के चलते इंडिया ने एक हिस्ट्री बनी। इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर थे उनको बीच युद्ध में रिजाइन करना पड़ा, वीकेएस मेनन को, जिनको मयूर साहब, वन ऑफ द फाइनेस्ट मिनिस्टर्स वी हैड, वन ऑफ द एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिनिस्टर वी हैड, लेकिन उस समय उनको वहां छोड़ना पड़ा। ये बात में सिर्फ, और एक और चीज ध्यान रखिए, 1962 में के युद्ध के बाद एक ही जनरल, आज तक हिंदुस्तान में एक ही जनरल ने रिजाइन किया है, हमारे करण थापर के पिताजी जो थे। जनरल थापर जनरल थापर उस समय हिंदुस्तानी आर्मी के, जनरल प्रेम थापर वाज द जनरल ऑफ इंडियन आर्मी, एंड ही इज द ओनली जनरल इन इंडियन आर्मी की हिस्ट्री में जिन्होंने रिजाइन किया। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप झूठी तारीफ करके आप अपने को, व्हाई यू वांट टू आप ये क्यों करते हैं? अरे भाई, एक कुछ ऐसा काम करिए। आप आज अग्निवीर और क्या क्या ले आ रहे हैं, उनकी वो पेंशन का आज तक आप नहीं कर पा रहे हैं। आप जरा फौजियों से जाके बात तो करिए ना।
और मैं व्यक्तिगत रूप से जीरो टॉलरेंस फौजी। अगर फौज मांग रहा है आपका कम भी है तो आप अपना खाना, अपना पेट रोक के, अपना आधी रोटी खा के तब आप उस फौजी को, इसमें देयर शुड नॉट बी एनी क्वेश्चन आस्क्ड। मैं इस ओपिनियन का हूं। ये किसी को लगेगा कि ये गलत बात है, लेकिन मैं बिल्कुल फर्म हूं। जो व्यक्ति अपनी जान पे लगा के वहां खड़ा होता है, इट इज प्राइसलेस। उसकी आप कीमत से उसको नहीं तय कर सकते हैं कि उसकी कीमत ये होगी। तो इसके बाद मैं सिर्फ आपके पास इस सारे बैकग्राउंड को इसलिए बता रहा था कि फौज को जब आप ये बात करते हैं, जब सिक्किम 67 में एक समय ऐसा आया था कि सिक्किम शायद हमारे हाथ से निकल जाए। सिक्किम के जो राजा थे, उनकी जो जिससे शादी किया था उसको लोग कहते थे CIA एजेंट है, US की महिला थी। बाद में हालांकि चलेंगे सब। सगत सिंह ने जाके वहां संभाला था। हमने उस सिक्किम को घेरा था उसको, और फिर प्रोटेक्टोरेट स्टेट के तौर पे हमने लिया था। ये बिल्कुल बता रहे हैं। मैं एक चीज याद दिला दें, वो हालांकि सार्वजनिक टीवी मालूम नहीं कहना ठीक है कि नहीं है, मेरे याद में ऐसा नहीं है। आपने सिक्किम का आपका हिस्सा बना और पूरी दुनिया में कहीं एक चू नहीं, पूरी दुनिया में इट इज। और इसलिए शायद नहीं हुई थी क्योंकि सिक्किम में भी आपको अपना मानता था। आपने भी सिक्किम को आप साथ किया, आपने सिक्किम को वो इज्जत दी, आपने सिक्किम को वो स्थान दिया अपनी पॉलिटिक्स में। तो सिक्किम का एक लंबा, मैं सिर्फ इतना कह के अभी बात को वो कर रहा हूं। आप अगर कोई और प्रश्न पूछेंगे तो मैं उसको करूंगा, क्योंकि ये मेरा प्रश्न ये है, अभी भी वो प्रश्न है सर। ये आपने जो पूर्व भूमिका दी, मुझे लगा कि बहुत जरूरी है दर्शकों को जानने के लिए कि पूरा आगे का मामला क्या था। मेरा प्रश्न ये है सर कि एक मुख्यमंत्री अगर इतना ताकतवर है कि वहां जाता है और 2 साल से जेल में कैद लोगों को छुड़ा पाता है, जो वहां का उस समय का एम्बेसडर जो S जयशंकर साहब थे वो नहीं करवा पाते थे, और इनकी मुलाकात के बाद जब उन्होंने चाइना गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की तो फिर वो S जयशंकर साहब की मुलाकात भी हो पाई, और फिर उन सब कौन जो लोग थे किसी को नहीं पता, लेकिन उनकी मुक्ति भी हो पाई। अगर इतने ताकतवर आप 2011 में थे बतौर मुख्यमंत्री, तो अब आपको कहां कोई सांप सूंघ गया है। अब वो जो एम्बेसडर थे वो आपके विदेश मंत्री है, और जब आप मुख्यमंत्री थे आप पूरे देश के प्रधानमंत्री है, और चाइना आप पर लगातार हावी होता जा रहा है। तो ऐसा क्या हो रहा है कि अब आपका करिश्मा गुम हो गया है? आपका आप एक शब्द में आंसर चाहते हैं? वन वर्ड, अडानी व्यापार। अच्छा, नहीं, क्योंकि ये तो मैं नहीं कह रहा हूं, PMC रवि नायर की रिपोर्ट आई है भाई, रवि नायर की रिपोर्ट आई है। और नहीं, और आप एक चीन का, जिसको हमसे कहा जा रहा है कि हम उस ऐप को नहीं यूज करेंगे। अगर हम और आप उस ऐप को यूज करते पाए गए तो हम और आपके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा होगा, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन इस देश का जो सबसे बड़ा, मतलब एक दुनिया का नंबर 2 था, देश का सबसे बड़ा था, उसने आपके गुजरात में ना केवल पोर्ट, रेल इंफ्रा, रोड इंफ्रा, 4 पोर्ट, दहेज और मुद्रा, जो आपके 4 पोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन ऑफ महाराष्ट्र, क्या क्या नहीं उस चीन की कंपनी को दिया। और केवल वही नहीं दिया, हमारे लिए एक बहुत सेंसिटिव चीज उसने दी है। उसने जो साइलोज बन रहे हैं, जिसके अगेंस्ट ये पूरा किसान आंदोलन और वो था, इस देश को जो हम लोगों को लगता है कि किसानों को कंट्रोल करने का काम है, वो सारे काम वही चीनी कंपनी को दिया गया है, PMC इंडिया लिमिटेड। आप इसमें कहीं कुछ, मेरे ख्याल में इसमें कोई बहुत मुश्किल सवाल नहीं है। आज व्यापार इतना हावी हो गया है कि आपको उस व्यापार के आगे ये सूझाई नहीं दे, ये सूझ ही नहीं रहा है कि ये भी कुछ चीज। मैं इसलिए कह रहा हूं, बहुत छोटी छोटी कंट्रीज हैं जिन्होंने सिखाया है। वियतनाम जैसी कंट्री, दुनिया की ताकत थी अमेरिका, उसके सामने खड़े रहे डट के, और उनको दांत खट्टे करके वापस जाना पड़ा, एक नहीं। तो मेरा ये कहना है कि आज हमारा विदेश मंत्री अगर ये कहते हैं कि हम छोटी इकोनॉमी, वो बड़ी इकोनॉमी, हमें उनके साथ तालमेल बना के रहना होगा, ये तालमेल की बात नहीं होती। The best of wars are not fought by the ammunition, it is fought by the people. हिंदुस्तान जैसा बहादुर सैनिक इस दुनिया में कहीं। तो इसलिए दुख होता है जब आप सेना, हमारी सीमा को आप इस तरह की बात करके और उसको तरह तरह की बयानबाजी से उसको वो कि लाल लाल आंखें करेंगे और 56 इंच का चीना, ये सब करके आप बात करें।
हमारे एक गुजरात के बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, मुझे पता नहीं ये कहना उचित होगा कि नहीं होगा, ये भी थोड़ा मैं कंफ्यूज हूं कि उन्होंने एक वर्ड कॉइन किया है। दिलीप पटेल साहब हैं, हमारे मुझसे भी सीनियर है 10 साल, बहुत बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने एक वर्ड कॉइन किया है, वो ठीक है बोलना कि नहीं मुझे पता नहीं, तो मैं उसको बोल नहीं पा रहा पता नहीं क्या। लेकिन वो मोदी जी और अडानी जी के संबंध को लेकर उन्होंने एक 3 अक्षर का वर्ड कॉइन किया है। तो कहा कि इसमें सब कुछ आ जाता है। हमारी उनसे बात होती रहती है, तो कहा कि इसमें मयूर भाई सब कुछ आ जाता है। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, तो अब बोल दे क्या उस वर्ड को, पता नहीं ठीक रहेगा नहीं रहेगा, हमको पता नहीं। लेकिन नया आईटी रूल भी आ गया है भाई। अच्छा, नया आईटी रूल भी आ गया है। अच्छा, तो फिर अब रहने दे देगा करना, वरना कल हम प्रतिबंधित हो जाएंगे, पता नहीं क्या। नहीं, मेरा कहना है कि दर्शक अपने आप ही दिलीप पटेल के नाम से गूगल कर लें, अपने आप वो वर्ड मिल जाएगा। हाँ, तो उनको मिल जाएगा, वो उनके वो सोशल प्लेटफॉर्म पे है वो वर्ड, वो 3 अक्षर का है, ढूंढ ले आप इसको। क्योंकि हमको बहुत सारी चीजें आपको बतानी है, तो हम खामखा प्रतिबंधित होना नहीं चाहते हैं, इसलिए इसको हम नहीं बोलते। ठीक है, तो चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सारा कुछ बोलना चाहते हैं मयूर साहब, मैं खत्म करने से पहले एक चीज जरूर कहना चाहूंगा। देखिए, मुझे हरदम ये लगता है कि जैसे गुजरात है, गुजरात के बारे में आज एक कुछ लोग कहने लगे हैं केवल व्यापारी हैं, और ये गांधी और पटेल के देश के उसको आज अडानी जी की वजह से हमें एक दूसरी दृष्टि से देख रहे हैं। बाकी देश आप इसको मानिए, लेकिन आज कोई याद करता है कि उसी प्रदेश का एक चीफ मिनिस्टर बलवंत राय मेहता था, जिसको 71 वॉर में जिसके जहाज को शायद अकेला, मेरी याद में अकेला पॉलिटिकल आदमी उसको कुर्सी पे रहते हुए, और उसके जहाज को पाकिस्तानी उससे मार दिया गया था। मेरा कहना है कि इन लोगों को याद करना ज्यादा जरूरी है। बाकी आप जो ये सब, इनको याद करना जरूरी है सर। सबसे पहले मुख्यमंत्री जीवराज मेहता को याद करना बहुत जरूरी है, हितेंद्र देसाई को याद करना बहुत जरूरी है, बाबूभाई जशुभाई पटेल को याद करना बहुत, ये बड़े लोग हुए सर जिन्होंने गुजरात की नींव रखी है, जिन्होंने गुजरात को एक ग्रीन बेल्ट भी दिया और एक इंडस्ट्रियल बेल्ट भी दिया। और 1990 में गुजरात से ज्यादा जीडीपी इस देश में किसी भी राज्य की नहीं थी, वो देश की जीडीपी से ऊपर था। नहीं, मैं चूंकि सेना की और उसकी बात हो रही थी, मैं उस रेफरेंस में मैं बलवंत राय मेहता साहब की बात कर रहा था। ये देश के कितने लोगों को पता है? ये किस किताब, आप हिस्ट्री की किताब, हिस्ट्री चेंज करना चाह रहे हैं, आपने किस हिस्ट्री बुक में लिखा कि बलवंत राय मेहता को एक उसने मारा था? खैर चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मयूर साहब। ये अच्छा लगता है आप इस तरह के टॉपिक्स को जरा लाते हैं, क्योंकि जनरली लोगों मैं वो फिर पकड़ के लाता हूँ। मेरे पास लाइब्रेरी पड़ी हुई है सर, तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे किस्से हैं जो डॉक्यूमेंटेड हैं, तो मेरे पास बाइट होते हैं या विजुअल होते हैं। तो फिर जैसे कोई फिर संदर्भ बनता है, तो मैं उसको सोचता हूँ कि मैं इसको लाया जाए कि आप ये भी थे और आप अब वो भी हैं, तो उस पर बात करना जरूरी बन जाता है। तो चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने, मुझे पता है आपके वहां कुछ कौटुंबिक मेहमान भी आने वाले, ये सब है, और आपने समय निकाला अभी और बड़ी शॉर्ट नोटिस भी निकाला है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, ऑलवेज अ प्लेजर जी। तो भाई ये जो है हमारे बहुत वरिष्ठ पत्रकार, हमारे गुरुजन कह दीजिए उनको, वो थे हमारे साथ। और मामला ये था, देखिए मामला सिर्फ इतना है कि अगर आप 2011 में अगर ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि उस समय की भारतीय सरकार जो है, केंद्र सरकार, उससे मैं बड़ा हूं, तो क्या आप उस समय की भारत की सरकार को नीचा दिखाने का प्रयास करते हुए नजर नहीं आते क्या? एक एंगल ये भी है। आप जब कहते हैं कि राहुल गांधी ने जाके बाहर देश की बुराई कर दी, देखिए राहुल गांधी मेरे कोई सगे नहीं है, मेरा कोई रिश्ता नहीं है उनसे, और मेरी उनकी कोई पहचान भी नहीं है। मुझे वो जानते कि नहीं जानते मुझे मालूम नहीं है, और मुझे कोई रुचि भी नहीं है कि मुझे जान ले। तो वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है, मैं एक देश का नागरिक हूं और मैं पत्रकार हूं, और मैं अपने पूरे जीवन जो है सच की बात करता रहा हूं। तो मुझे आश्चर्य होता है कि आप उस समय की यूपीए सरकार को नीचा दिखाने की कोशिश करते हुए
क्या नजर नहीं आते हैं जब आप ये कह देते हैं कि केंद्र की सरकार ये नहीं कर पाई, ना एम्बेसडर जो था, जो उस समय एस जयशंकर ही थे, वो भी इन 2 साल से कैद लोगों को मिल नहीं पाए। मैं गया और मैं मिला और मैंने फिर वो करिश्मा कर दिखाया। तो मतलब केंद्र सरकार तो फिर तो नपुंसक थी, आपने ही कोशिश की साबित करने की। तो किस मुंह से फिर आप राहुल गांधी पर जो है ये सब आरोप वगैरह सब लगा रहे हैं? आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। और आप जब फिर चीन ये कह रहा है कि हमने अरुणाचल प्रदेश के 11 क्षेत्रों के नाम बदल दिया, आप कुछ कर नहीं पा रहे, आपको वहां भी शर्म आनी चाहिए। ये ढोंग ढकोसला बंद कीजिए भाई साहब, बहुत बड़े हैं आप हमसे, विनती करते हैं आपसे, ये बंद कर दीजिए, ये ठीक नहीं है। धरातल पे आइए, इंसान होकर बात कीजिए, भगवान बनने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि आप वो बन नहीं पाएंगे, आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें। और आप भारत भाग्य विधाता भी बन नहीं पाएंगे, मैं आपको बोल देता हूं, इतना मैं जानता हूं। वो भी कोशिश बड़ी बेकार रहेगी। तो मेहरबानी करके दया कीजिए इस देश की जनता पर, इस देश पर, और हकीकत में आइए, ख्वाबों में रहना बंद कर दीजिए, मूर्ख बनना और बनाना बंद कर दीजिए। बस इतनी आपसे गुजारिश है। अब ये हमारी गुजारिश है, आप जो है, हमारे दर्शक जो है, हमारे जो मित्र हैं, बंधु हैं, बहनें हैं, आप क्या मानते हैं इस बारे में, ये आप हमको जरूर बताइएगा। कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में और बताइए कि आपको क्या लगता है। और अच्छा लगता है तो फिर लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, आपने किया है तो कुछ आपके आसपास के लोगों को करवाएं, और शेयर करें जितना हो सके उतना, ताकि हम लोग जो है, हमारी बात जितनी दूर तक जा सकती है वहां तक पहुंचा पाए, आपकी सहायता से, आपकी मेहरबानी से, आपकी दोस्ती से। तो बस ये करें। और जो लोग देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जो इसको आगे देखने वाले हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद, दोनों बड़े दिल से यहां से। तो बस अब यही इसको समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।